हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसे कि आपको पता हुआ कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर चला हुआ है, तो उसी का आपका सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पर डे अपनी एक वीडियो अपलोड करेंगे, वही हम कर रहे हैं। तो आप लोगों का आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है, आपका टॉपिक आया है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। बच्चों, वेपर प्रेशर, इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। क्या है इसकी डेफिनेशन? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। थोड़ा सा आपको जब ये वीडियो देखोगे तो उसकी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना है। आपको रटना नहीं है, उसको समझना है। देखिए क्या वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड, partial pressure exerted by गैस या वेपर on the surface of liquid solution. Partial pressure exerted by the gas या वेपर on the surface of liquid solution. अब इसको आप आगे भी सुन लेते हो। which is volatile, in nature, at the equilibrium condition। इजी है, समझ आया? बिल्कुल। वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाई, वो आपका गैस या वेपर दोनों एक ही चीज है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड में हो सकता है, जो सॉल्यूशन होगा नॉर्मली आपको देख सकते हैं। विच इज द वोलेटाइल इन नेचर। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आती है इसके अंदर, कुछ नया वर्ड आया है, वो क्या है? वोलेटाइल। तो वोलेटाइल क्या होता है? विच इज अ सब्सटेंस कन्वर्ट इन वेपर, कि जो सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एबल है, वही वोलेटाइल सब्सटेंस है। समझ आया होगा? इन नेचर एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट ये एक्सर्टेड क्या हुआ? क्या है एक्सर्टेड प्रेशर? प्रॉब्लम तो इसकी आई है ना। क्या है ये एक्सर्टेड प्रेशर? मतलब प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है। तो आप लोग एक काम कीजिए, अच्छी इसको एक इजीली मैं एक आपके सामने इसका एक एग्जाम्पल रख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप इस तरह एक टरबाइन बना लीजिए। इसके अंदर आप लोग, ये इनिशियल रिक्वायरमेंट है। इनिशियल कंडीशन, ये कोई भी आपका लिक्विड है। अब एक ऐसी मेटल का नाम बताइए कि जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। सोचो, ऐसी मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसकी होती है मरकरी। कौन सी होती है? मरकरी। सपोज इसके लेवल पॉइंट भी लिख लीजिए जो आपको इजीली समझ आ जाए। सपोज ये यहाँ पे 1 लेवल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7,
यहाँ 8, यहाँ पे 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये नंबर लिख लिए जो आपको इसको इजीली मेजरमेंट हो सके। इनिशियली है। अब ये जो लिक्विड है ना वो कैसा है, वोलेटाइल नेचर का। अब आप इसका सेकंड फिगर देख लीजिए, इसके अंदर क्या भरी हुई है, मरकरी यानी कि H। समझ आया आपको। नेक्स्ट केस के अंदर जैसे ही आप लोग इसको समझना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है, और इसके भी नंबर आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and 13। और अब इसके अंदर ये वाटर, ये क्या है, लिक्विड। जैसे ही आप लोग इसका, अब आपको पता है इसके साथ में नॉर्मली ये जो आपका जो मरकरी है इसके अंदर है और ये लिक्विड है। अब हमने इस ये जो हमारा जो कुछ टाइम के बाद हम ये फिगर को बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे समझो कि जो आपका ये लिक्विड है ना, आप इसको हीट करना स्टार्ट करो, तो मतलब इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करो। जैसे ही आप इसे टेम्परेचर करना स्टार्ट करोगे तो ये डॉटेड पॉइंट में आपको दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे वेपर बनेगी। यस या नो, समझ आ रहा होगा। अच्छा कोई नहीं, आप लोग ऐसा ध्यान से देख सकते हैं इसको। क्या है कि यहाँ पे आपका वेपर बना, वेपर बनेगा तो जहाँ आपका लेवल था मरकरी का लेवल इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो मरकरी का लेवल आपका, वो आपका मरकरी का जो लेवल है वो यहाँ से प्रेशराइज हुआ और 7 पॉइंट से भी वो 10 पॉइंट तक बढ़ा। तो आपका यहाँ से ये जो 7 पॉइंट है और ये 10 पॉइंट तक आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका एक्सर्ट प्रेशर है। क्या है आपका, एक्सर्ट प्रेशर, एक्सर्ट प्रेशर। ये आपका नॉर्मली क्या है, वेपर प्रेशर। इजीली आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर। डेफिनेशन को आप एग्जाम्पल में जब कन्वर्ट कर लोगे तो आपको जब समझ आ जाएगा कि रियलिटी में है क्या डेफिनेशन। समझ लीजिए, बहुत ही चीज इससे जुड़ी हुई है वेपर प्रेशर से। अब आप लोग समझने वालों के वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस या वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन विच इज द वोलेटाइल इन नेचर। बहुत अच्छी इसकी है कि इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए इसके अंदर। तो वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या है कि विच इज अ सब्सटेंस कन्वर्ट इन वेपर, जो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एबल होगा वही सब्सटेंस आप इसमें ले सकते हो एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये आपका वेपर प्रेशर हो गया होगा, आपको समझ आया होगा। अब हम इसके पढ़ने हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, factors affecting of vapor pressure. Firstly, factors affecting of vapor pressure। मतलब अब आपको ये समझना है कि वेपर प्रेशर को कौन कौन सी चीज इफेक्ट करती है, कौन कौन सी चीज इफेक्ट करती है। तो फर्स्टली हम अब इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपसे।
नॉर्मली बात है टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर का। अब हम टेम्परेचर के बारे में, हमारा आप आज का फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आप बताइए, टेम्परेचर कैसा होगा। नॉर्मली ये आपका कोई भी टरबाइन आपने ले लिया, यहाँ पे आपका कोई भी लिक्विड है, उसका सरफेस है। जैसे आप लोग टेम्परेचर आप लोग किसी को दे रहे हो, जब आप टेम्परेचर किसी को देते हो तो क्या होना होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो जो आपका लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर तो इंक्रीज होगा, है ना। आपका जो लिक्विड सरफेस है, आप लोगों ये लिक्विड है तो लिक्विड है, नॉर्मली ये वोलेटाइल सब्सटेंस है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड। टेम्परेचर आप लोग ने क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ओके, टेम्परेचर जब आप लोग इंक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसको इजीली आप समझ लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, नेचर ऑफ लिक्विड। बहुत अच्छा, सुंदर है। इसको समझना है क्या है नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड की हम जब बात करेंगे कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसी तरह का बोलने वाला है, अब आप लोग इसको समझ लीजिए। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नॉर्मली देखिए, सपोज ये एक यहाँ पे आप लोगों ने ये सरफेस एरिया बनाया हुआ और इनके बिटवीन में जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपका इनके बिटवीन में लगा, पार्टिकल्स के बीच में लगा, जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आपका क्या होना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए। जब हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, देन वेपर प्रेशर इज हाई। तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखो, जब हमारे जो यहाँ पे सरफेस एरिया है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तो थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर दोगे तो इजीली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, वो भी वेपर प्रेशर वाला लगा, वेपर प्रेशर जो है उनका हाई होगा, समझ रहे, वीक होगा। जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो इनका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब इसको समझो कैसे, बहुत इजीली आपके इसमें समझ सकते हैं। आप एग्जाम्पल लगाओ। एक साइड में तो आप लोग लेते हैं ईथर, ईथर का नॉर्मल फॉर्मूला ये लीजिए CH3COCH3, ठीक है, ये आपका एसीटोन हो गया। और यहाँ पे आप ले लेंगे C2H5OH। अब ये गैस, तो इजीली इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वीक है, तो इसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये जो C2H5 है, ये वाटर के अंदर जब डिजोल्व होता है, ये इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन सा बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसका वेपर प्रेशर लो होगा। अच्छी तरह समझ लीजिए। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होने वाला। नेचर ऑफ द लिक्विड को समझे। जब आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, देन तब क्या होगा, वेपर प्रेशर इज हाई, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर, क्योंकि जब आप लोग इनके बीच में थोड़ा वीक होगा तो इजीली एक चीज़ कैसा होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग ईथर बना लीजिए, ईथर के कंडीशन में चले CH3COCH3। तो आप लोग इसको करते हैं, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक होता है, क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व तो नहीं है, तो आप लोग इसे इजीली क्या करने वाले हो, जब थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो आप लोग इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। बट इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या बनाता है, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर लो होगा। इजीली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है BPT, थर्ड वन BPT, बॉइलिंग पॉइंट।
जितना हमारा लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट, तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। वेरी गुड। जितना भी आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना ही आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अब आता है प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट केस आता है प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। प्योरिटी ऑफ द लिक्विड के बारे में आप क्या जानते हैं? प्योरिटी ऑफ द लिक्विड, द प्योर सब्सटेंस, the pure substance have the pure substance have the pure substance have high vapor pressure, high vapor pressure as compared to solution। जो भी हमारा प्योर सब्सटेंस होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन की कंपेयर। अब इसको समझो क्या है ये, क्या कोटेशन लिखवा दिए कि प्योरिटी ऑफ द लिक्विड क्या है, द प्योर सब्सटेंस हैव हाई वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसकी कंपेयर में प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब समझो ऐसा क्या। अब देख लो, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको। अब एग्जाम्पल समझिए। कोई नहीं, इजी है सब चीज़। आप लोगों को बस कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। और एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, जब पढ़ते हो ना तो पॉइंट एक बार समझ नहीं आता, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बस मन में ये सोचिए कि हमें पढ़ना है, तो आपको सब चीज़ आसान लगेंगी। चलिए, प्योरिटी ऑफ द लिक्विड, द प्योर सब्सटेंस हैव हाई वेपर प्रेशर, मतलब उनका वेपर प्रेशर हाई होगा। अब देखिए आप लोग नॉर्मली कंटेनर ले लीजिए, इसका नेम लीजिए ए, इसका नेम लीजिए बी, ये भी बी है। अभी मैं ले रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन प्रिपेयर करने वाला हूँ, समझो आप लोग। अभी ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा तो वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ मैं ए बी कंबाइन करूँगा, ये हमारा ए बी होगा। सपोज इसको समझना है, बस केवल प्योरिटी ऑफ द लिक्विड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा ए बी है, इसके जो सब्सटेंस यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, सपोज ए के ये है और बी के नॉर्मली जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो ये है। आप लोग इसको डिफरेंस करने के लिए इसको इस तरीके से बता देंगे। अब आप समझिए, सपोज मैं ए को ही डायरेक्टली हीट करूंगा, मैं ए को भी हीट कर रहा हूँ। नॉर्मली इसका वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है, एग्जैक्ट प्रेशर जो बना, ये एग्जैक्ट प्रेशर है जो बिटवीन में लगा हुआ है, तो वो भी ज़्यादा ही होगा। ये भी प्योर है तो इसका भी ज़्यादा ही है। अब नॉर्मल सी बात है कि जब मैं इन दोनों को कंबाइन करने वाला हूं तो मेरा क्या बना है, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। समझ लीजिए, आप इजीली समझना है। तो ए अब जब कंबाइन होगा तो ए की लेयर भी आएंगी कुछ इसके अंदर और बी के भी आएंगे, यानी कि ए के भी पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे और बी के भी पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। समझो, तो ए का है, ए क्या आने वाला है, फिर बी का आएगा। बोलो, समझ में आती है नहीं? जैसे ही फिर ए का आएगा, एक किसका आने वाला है, ए का आएगा। फिर किसका पार्टिकल्स आएगा, फिर बी का पार्टिकल्स आएगा। फिर किसका पार्टिकल्स आएगा, फिर ए का पार्टिकल्स आएगा। अब ये प्योर थे तो इनका वेपर प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। अब देखो यहाँ पे ए के भी पार्टिकल्स और बी के भी पार्टिकल्स आ गए सॉल्यूशन के अंदर, तो अब इनका जो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, जो इनका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का कैसा हो गया, वो लो हो गया।
और इनका वेपर प्रेशर कैसा हो गया ज़्यादा। तो प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। समझ में आया सभी को? ये इजीली आपको समझना है। मैंने ये लिया था, ए भी लिया, एक बी भी लिया, तो दोनों मेरे साथ में प्योर ही थे। तो प्योर थे तो इनका वेपर प्रेशर, नॉर्मली ये वेपर प्रेशर है, मैंने इनको वेपर प्रेशर बना लिया, ये वीपी है और इनका भी वेपर प्रेशर ये ले लिया। तो इनका दोनों का वेपर प्रेशर मैंने इसका कंपेयर किया। तो आपका यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ ना तो इसका वेपर प्रेशर लो है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे ए के भी पार्टिकल्स आ गए और बी के भी। आप इसका एक और भी लाइव एग्जाम्पल समझ सकते हैं। घर में एक बंदा, जैसे आप लोग पूरा फैमिली होती है, उस फैमिली के अंदर सभी डिफरेंट जिनके सभी की डिफरेंट क्या होती है, थिंकिंग होती है। जब उनकी थिंकिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है, सपोज कोई वर्क वो साथ करने वाले हैं, तो उसमें से एक बंदे की थिंकिंग जो है डिफरेंट हो गई, एक बंदे की थिंकिंग जो है डिफरेंस हो गई, तो आप इजीली उसको समझा कर लेके आ जाओगे। तो उनको ईजी है, यानी कि आप लोग इजीली उसको समझा रहे हो। बट जैसे ही उस काम को करने के लिए 4 बंदे तो एग्री हैं और 10 बंदे एग्री नहीं हैं, तो उस काम को कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो वही बिल्कुल एग्जाम्पल यही है। अकेला काम कर रहा था तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था, अकेला किसी तरीके से कर सकते। बहुत सारे करेंगे तो उस काम को कोई करेगा, मैं काम करूँगा, कोई काम नहीं करेगा, तो इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। नॉर्मली आपको समझ आ गया। चलिए, अब इनके जो फैक्टर्स हैं हमने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको आप लोग समझ लेना है, हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपको समझना है। अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास में राउट्स लॉ आया। अब राउट्स लॉ समझा आपने, हेनरी लॉ पढ़ा था, वो तो प्रेशर पे डिपेंड था, और अब की बार ये राउट्स लॉ आ रहा है, ये वेपर प्रेशर पे डिपेंड होता है। तो वेपर प्रेशर यानी कि राउट्स लॉ, राउट्स लॉ समझो से। राउट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस। इजीली डेफिनेशन, for any volatile substance, for any volatile substance, the partial pressure exerted by gas या vapor on the surface liquid solution is directly proportional to mole fraction, presence of liquid solvent as known as राउट लो। आप लोगों को इजीली इसको मगअप कर लेना है, समझिए। फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस या वेपर ऑन द सरफेस लिक्विड या सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट द लिक्विड सॉल्वेंट। आप लोगों ने हेनरी लॉ भी पढ़ा था। हेनरी लॉ में क्या था कि हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस या वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बट इसके अंदर ये छोटा सा डिफरेंस है कि हेनरी लॉ तो टोटली प्रेशर पे काम करता है,
और जो आउटलुक इस पे काम करता है, ये हमेशा वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए वर्क करने वाला है। अब इसके लिए आपके केस स्टडी करने पड़ेंगे। इजीली इस चीज़ को मगअप कर लीजिए कि इसका केस नंबर फर्स्ट। तो केस फर्स्ट के अंदर आपको देखना है कि केस फर्स्ट में आपका एक सब्सटेंस वोलेटाइल सब्सटेंस हो, और सेकंड भी वोलेटाइल ही सब्सटेंस हो। आपका एक सब्सटेंस भी वोलेटाइल सब्सटेंस हो, दूसरे वाला भी वोलेटाइल सब्सटेंस हो, तो आपका सॉल्यूशन बनेगा। वोलेटाइल सब्सटेंस और वोलेटाइल सब्सटेंस को कंबाइन कर रहे हो ना आप लोग, तो क्या बनने वाला है, अब आप लोग उसके बारे में क्या जानते हो। तो वोलेटाइल सब्सटेंस है और पहले केस में वोलेटाइल ही सब्सटेंस है, तो आप लोग इसे इजीली समझ लीजिए। वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए आपको समझना है कि वोलेटाइल सब्सटेंस और वोलेटाइल सब्सटेंस को लिए क्या करना है। तो आप लोग एक काम कीजिए, एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, और दोनों उसके अंदर प्योर जो होते हैं प्योर सब्सटेंस फिल कर लीजिए। ओके, वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर आपने एक कंटेनर ले लिया, इसका नेम आपने रख लिया सपोज ए। दूसरे वाले का दूसरा कंटेनर में बी, सपोज दोनों वोलेटाइल हैं, तो इनके सरफेस पे केवल इन्हीं के ही पार्टिकल्स होंगे, एक ही पार्टिकल्स होंगे। इजीली समझ लेना। अब जब आपका बी है तो बी भी प्योर है, तो इसी के पार्टिकल्स होंगे। और आप इसको इस तरीके से डिनोट करो। और जैसे कि आप लोग इसको हीटअप किया, तो इसकी वेपर प्रेशर जब आपने की, इसकी वेपर सपोज आपकी है, तो इसकी वेपर प्रेशर आपने पी नोट ए मान ली, ए की पी नोट है। इसको थोड़ा सा कम हीट दिया तो उसकी वेपर प्रेशर थोड़ी कम होगी। ऐसा नहीं कि इसकी कम होती है, वो तो आपको मानना है, इसको समझना है बस केवल। तो इसकी वेपर प्रेशर आपकी थोड़ी कम होगी, तो इसकी वेपर प्रेशर आपने पी नोट बी मान ली। बोलो बात समझ में आती। जब आपको ए और बी दोनों को कंबाइन करते, सॉल्यूशन तो प्रिपेयर होगा ना। आपने ए को भी कंबाइन किया और यहाँ से बी को भी कंबाइन किया, समझो आप। जब आपने ए को भी कंबाइन किया तो अब क्या होगा, तो ए के भी पार्टिकल्स आएंगे, कुछ बी के भी पार्टिकल्स आएंगे, समझे आप लोग। ए के पार्टिकल्स, और फिर बी के पार्टिकल्स, ए के पार्टिकल्स, बी के पार्टिकल्स, यहाँ पर फिर ए के पार्टिकल्स और फिर बी के पार्टिकल्स, ए के पार्टिकल्स, फिर यहाँ पे बी के पार्टिकल्स, फिर ए के पार्टिकल्स और फिर नॉर्मली बी के पार्टिकल्स। अब देखिए आप लोग, जो मेरे बी के पार्टिकल्स थे वो ब्लैक से मैंने यहाँ पे किए हैं, तो उनको मैं आपको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। सपोज ये मेरे ब्लैक वाले हैं, तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको इजीली। ये ब्लैक वाले हैं, ठीक है, तो कंबाइन हो गए, सबको समझ आया होगा। जैसे आप लोग इनको समझ रहे हो ना, यहाँ पे समझना बहुत ईजी है, कोई नहीं। वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसका वेपर प्रेशर पी नोट ए ले लिया, इसका वेपर प्रेशर पी नोट बी लिया, और इन दोनों को कंबाइंड किया, कंबाइन कर लिया। अब आपको समझो, इसको जब आपने, इसका वेपर प्रेशर होगा, जो ए का होगा वो पी ए होगा, और बी का जो होगा वो हमारा नॉर्मली पी भी होगा, एग्जैक्ट प्रेशर। तो इनका जो एग्जैक्ट प्रेशर हो, इसका पी ए होगा, इसका पी भी होगा। ऐसे ही आप लोग जब ए की रिस्पेक्ट में कर रहे होगा, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होने वाला, एक्स ए होगा, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक्स बी होगा। बोलो बात समझ में आती है। तो इसको आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो मैं ऊपर से इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। तो जैसे आपने वो इसे यहाँ पे किया, तो आप इसका टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हो। तो पी टी बराबर यहाँ निकाल सकते हो, पी टी इक्वल्स टू टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी।
पीटी इक्वल्स टू निकल गया पी ए प्लस पी बी। बोलो बात समझ में आता है? आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस को वोलेटाइल सब्सटेंस में बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनता है। तो आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने ए एक लिया, एक दूसरी तरफ बी ले लिया, दोनों वोलेटाइल है, दोनों सोल्यूट के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ए का वेपर प्रेशर आपने ले लिया पी नोट ए और बी का वेपर प्रेशर ले लिया आपने पी नोट बी। इन दोनों को कंबाइन किया तो थोड़ा ए के पार्टिकल्स आएंगे, फिर इधर बी के आएंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट प्रेशर होगा, जो ए वाले हैं तो पी ए बनेगा, बी वाले हैं तो एग्जैक्ट प्रेशर पी बी बनेगा। जैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे तो पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। नॉर्मली हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब आप समझिए। तो राउट लॉ क्या कहता है? फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर exerted by gas or vapor on the surface or liquid in solution is directly proportional to mole fraction presence of liquid solvent। अब इसको समझो। तो अब यहाँ पे इसको अप्लाई करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। समझो इसको। तो नॉर्मली आप लोगों ने जैसे इसको समझा है तो क्या होने वाला है कि आपका पी ए, तो पी ए के लिए क्या है रेस्पेक्टिव, तो अकॉर्डिंग टू हैंडल ऑफ पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, ये की रेस्पेक्ट में होगा। तो क्या होगा पी ए है ना आपका, पी ए इक्वल्स टू एक्स ए इक्वल्स टू क्या होने वाला है, पी ए यहाँ पे प्रोपोर्शनल पी ए, यानी कि पी ए के लिए क्या आएगा यहाँ पे मैथमेटिकल साइन आएगा पी नोट ए एक्स ए। कंडीशन नंबर 1। बोलो बात समझ में आती है? ऐसे ही आप लोग सेकंड केस के लिए भी कर लेंगे। क्या करने वाले हो, बी के लिए बात करने वाले हो। तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स बी। बोलो बात समझ में आते हैं? पी बी किसके होगा, एक्स बी के। तो पी बी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ से आएगा पी नॉट ए एक्स बी। क्लियर है ना? ये मैंने एक्स मोल फ्रैक्शन के लिए इंडिकेट करने के लिए बनाया था, आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल सही बात है। ये मेरी कंडीशन नंबर 2 हो चुकी। इजीली आपको समझ आ गया हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह समझाना है तो मैंने इसको अलग अलग बैरियर में बना दिया जिससे आपको समझ आएगा। तो आपका पहला है कि जो आपका पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के, यानी कि एक्स ए के। तो पी ए यहाँ से मैथमेटिकल साइन, जैसे कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो इसका कांस्टेंट कितना, पी नोट ए एक्स ए। पी बी होगा तो पी बी ये रहा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स बी के। तो पी बी इक्वल्स टू यहाँ पे मैथमेटिकल साइन आएगा पी नोट ए एक्स बी। जैसे आप लोग ये वैल्यू है, आप लोग वैल्यू किसके अंदर रख सकते हो, आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन आपके पास है कि पी टी इक्वल्स टू दिया हुआ है पी ए प्लस पी बी। बोलो बात समझ में आती है ना? पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ से आपने निकाला है। जैसे आप लोग इसको निकालने वाले हो पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, तो पी टी टोटल प्रेशर निकाला है, तो पी टी। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो केस लगाया था ना, इसको समझो। जो वेपर प्रेशर कम किया था, पी नोट बी इज लेस देन, पी नोट बी इज लेस देन पी नोट ए। इस केस को भी अच्छी तरह आप समझ लेना। आप लोग कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ये लिया हो आप भी ये लो। आप लोग इसको भी लेस देन ले सकते हो, इसको मोर देन ले सकते हो, एज यू लाइक। तो केस थोड़ा अलग अलग बनेगा, तो मैं उसकी भी आपको इक्वेशन बताऊंगा, आप समझ लीजिए कि आपका पी टी पी ए प्लस पी बी। तो आप लोग की यहाँ पे कंडीशन है, हमने क्या माना है, पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए। चलिए अच्छी तरह समझिए। तो आप लोग क्या है यहाँ पे कि पी ए की वैल्यू समझो, पी ए की यहाँ पे क्या है वैल्यू, पी ए की वैल्यू है पी नोट ए एक्स ए, है ना? समझ आ रही है ना? पी ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे रख ली है आपने पी नोट ए एक्स ए। अब आप लोगों को यही रखनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हो पी नोट बी एक्स बी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? क्योंकि पी बी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर रख ली। ठीक है, अब समझो इसको आगे। जब आपने वैल्यू को रखा तो आप लोगों को मैंने एक रिलेशन निकलवाया था, जब आप लोग मोल फ्रैक्शन निकाले थे सोल्यूट और सोलवेंट का, इजीली वहाँ पे एक रिलेशन था, वो समझो। वो ये था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। सोल्यूट और सोलवेंट का जो मोल फ्रैक्शंस का जब सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। बस वही थ्योरी लगा दी। अब आपने जिसको भी लेस माना तो उसी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे।
पी नोट बी यानी कि एक्स बी की वैल्यू निकालो, इसके अंदर रख लो, एक्स बी की वैल्यू निकालो, इसके अंदर रखो। तो क्या रखोगे कि एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस के एक्स ए, ये कंडीशन आ गई ना, समझो आप लोग इसे। तो ये वैल्यू यहां पे आप लोग रख लीजिए कि पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के एक्स ए, समझ आया। तो पी टी इक्वल्स टू, अब इसको आगे चलो कि पी टी इक्वल्स टू कितना होने वाला है पी नोट ए, यहाँ पे पी नोट ए एक्स ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। इजीली आप इसे मदद कर सकते हो। अब इन दोनों के अंदर क्या है, इस केस के अंदर ये एक्स ए यहाँ पे भी, एक्स ए यहाँ पे भी, तो पी टी इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, अब यहाँ पे तो क्या ले सकते हैं पी नोट ए माइनस पी नोट बी, यहाँ पे आपका बचा एक्स ए प्लस पी नोट बी। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो चुकी है। समझ आया आपको? एक बार और दोबारा समझ लीजिए। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फिर मैं इसे नीचे का पोर्शन इरेज करूँगा। समझिए, वोलेटाइल सब्सटेंस था, यहाँ पे भी वोलेटाइल सब्सटेंस था, और यहाँ मैंने सॉल्यूशन बनाने की बात की थी आपसे। तो वोलेटाइल सब्सटेंस आपने ए ले लिया, यानी कि एक भी एक सोल्यूट है, बी भी एक सोल्यूट है, दोनों वोलेटाइल है, यानी कि इनकी कोई ना कोई वेपर बनेगी। तो वोलेटाइल है, इसकी मैंने वेपर ले ली, थोड़ा पी नोट ए, इसका थोड़ा टेम्परेचर कम कर लिया, यानी कि इसका वेपर प्रेशर थोड़ी कम ले लिया, यानी कि पी नोट बी इज लेस देन पी नोट ए। जब आप इन दोनों को कंबाइन करने वाले हो तो यानी कि ए की जो आपका ए सरफेस है, तो उस पर ए के पार्टिकल्स होंगे, बी होगा तो बी के होंगे। तो इन दोनों को जब कंबाइन होंगे तो ए के भी यहाँ पे पार्टिकल्स आएंगे और बी के भी आएंगे। तो दोनों जनरल सी बात है, जो ए वाले होंगे तो जनरेट क्या करेंगे आपका एग्जैक्ट प्रेशर पी ए, और बी वाले करेंगे पी बी। तो टोटल प्रेशर क्या निकलेगा पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी जनरल वे में। जो पी ए की रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा एक्स ही होगा, और पी बी की रेस्पेक्ट में क्या होगा एक्स भी होगा। तो हेनरी लॉ से आपने ये देखा था कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो पी ए इक्वल्स टू, ये मैथमेटिकल पोर्शन है, यहाँ पे क्या आएगा पी नोट ए एक्स ए, कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब ऐसे ही आपका पी बी होगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा एक्स बी को होगा, तो पी बी इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स बी, ये कंडीशन नंबर 2 हुआ। तो पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे वैल्यू है, तो पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो पी टी यहाँ पे आपका है, तो पी ए की वैल्यू देखिए आप लोग, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू आप लोगों ने कंडीशन नंबर 1 से निकाली। तो पी ए की वैल्यू यहाँ से क्या रखी है पी नोट ए एक्स ए, क्लियर है ना। यहाँ से ये वैल्यू कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे रखी। अब आप लोगों ने पी बी की वैल्यू ले ली है, तो पी बी की वैल्यू कहाँ पे है, तो पी बी की वैल्यू है यहाँ से पी नोट बी एक्स बी। तो आप लिस्ट को सोल्व कर लीजिए कि पी टी इक्वल्स टू कितना होने वाला है। तो जोन सी भी वैल्यू जिसका आप लोगों ने वेपर प्रेशर कम माना है तो उसी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो आप लोग एक्स बी की वैल्यू कलेक्ट करोगे, एक्स बी बराबर 1 माइनस के एक्स ए। ये रिलेशन मैंने आपको जब मैंने पढ़ा मोल फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक था, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उनका रिलेशन मैंने निकलवाया था सोल्यूट और सोलवेंट का। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे हो। तो पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए और एक्स ए, यहाँ पे पी नोट बी लिखा, और 1 माइनस के एक्स ए। तो पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, और पी नोट बी की इसमें मल्टीप्लाई की तो पी नोट बी आया, और माइनस का साइन हुआ यहाँ पे पी नोट बी और एक्स ए। जैसे आप लोग यहाँ पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस, अब ये यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि एक्स ए यहाँ पे और एक्स ए यहाँ पे, इन दोनों से मैंने कॉमन पॉइंट निकाल लिया। तो पी नोट ए माइनस के पी नोट बी प्लस पी नोट बी। अब आप लोगों को इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इजी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने यहाँ पे समझ लिया कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ चुकी। अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है। राउट लॉ का जो ग्राफ है वो आने वाले जो आपका आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन, ये बहुत जगह वर्क करने वाला है।
तो ईजिली आपको बहुत अच्छी तरह इसको समझना है, और मैंने इनकी तीनों इक्वेशंस आपके सामने रखी हैं, तो आपको ईजिली ये समझ में आएंगे, आपको समझ आएगा। तो आपको जो मैथमेटिकल पोर्शन है आप इसके दीजिए, पहले हम इसको इरेज करें, यहाँ पे इसको उस पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने हो, तो आपको क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स से आप कंपेरिजन कीजिए, y इक्वल्स टू एम एक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला, समझो आप लोग इसका कंपेयर जब करोगे कि y एक्सिस पे क्या मिलेगा पी ए, x एक्सिस पे क्या मिलेगा एक्स ए, और m यानी कि जो आपका स्लोप वाली कंडीशन है वहाँ पे होगा पी नॉट ए। समझो आप लोग, तो आपको यहाँ पे समझें कि y एक्सिस पे आपको पी ए लेना है, यानी कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है यानी कि वो यहाँ पे लेना है, और x एक्सिस पे आपका मोल फ्रैक्शन लेना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझना है, तो आप इसे समझिए। समझे, तो ये आपका जो पी नोट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, वो हमें नहीं पता एक्चुअली में कहाँ पे है, तो ये वाई एक्सिस भी होगा। तो वाई एक्सिस पे आपका आपका वाई एक्सिस पे क्या होगा बच्चा पार्टी, पी ए होगा, क्या होगा पी ए होगा, और एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा एक्स ए। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है। मैंने सोचा है कि इसको आप लोग यहाँ समझ सकते हो कि एक्स ए जब ओरिजिन के आएंगे तो कितना होने वाला है एक्स ए का 0, और हाईएस्ट जो आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो होती है 1, तो एक्स ए की वैल्यू 0 से लेके 1 पे ही डिपेंड हो। बोलो बात समझ में आती है नहीं? आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि आपका मैंने वैल्यू जो ली है ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, तो एक्स ए की वैल्यू मैंने क्या ली ओरिजिन पे 0, और वहाँ पे कहाँ पे उसका लास्ट पॉइंट कहाँ होगा 1 पॉइंट, यानी कि एक्स ए की वैल्यू 1। तो आप लोग इस तरीके से आपको समझ गए होंगे। तो अब मैं इस पर थोड़ा वर्क करने वाला हूँ। सपोज आपने क्या रखने वाले हो, यहाँ पे आप समझिए, सपोज आपने एक्स ए की वैल्यू 0 रखी इसके अंदर, तो एक्स ए की वैल्यू आप रख रहे हो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई, एक्स ए की वैल्यू 0 रखा तो पी ए इक्वल्स टू 0। जनरली बात है कि पी ए 0 है तो वो यहाँ से यहाँ तक कहीं पे है, क्लियर है कि नहीं है, वो 0 से इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं है जब आपने इसकी वैल्यू रखी है। अब आप लोग एक्स ए की वैल्यू क्या रख सकते हो, एक्स ए की वैल्यू क्या रखनी है आपको, समझो एक्स ए की वैल्यू आपने रखी है 1, तो एक्स ए की वैल्यू 1 रख लीजिए कि पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई 1 रखा, तो पी ए क्या होगा पी नॉट है। तो जब पी ए यहाँ है तो पी नॉट ए कहीं ना कहीं इधर पॉइंट में होगा सिमिलर, समझ रहे हैं ना? जब आपका यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू इसके अंदर 1 रखी है तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए होगा, तो यानी कि इसके सिमिलर कहीं ना कहीं तो पी नॉट ए होगा ना इधर। तो जब आपका पी नॉट ए होगा तो सपोज वो पॉइंट यहाँ पे होगा, पी नॉट है यहाँ पे मान रहा हूँ पी नॉट है वो यहाँ पे। जब भी किसी लाइंस के दोनों पॉइंट मिल जाएंगे उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। समझे? और आपको इसकी अच्छी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो इन लाइन को आपस में अटैच कर लो, इससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक आपको ग्राफ जो है समझ में आया होगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका पोर्शन समझ आया। उसके बाद में सेकंड है, इस पर हम वर्क करने वाले हैं, सेकंड पोर्शन पे वर्क करेंगे। वेरी गुड, बहुत ध्यान से देखना है कि सपोज आपके पास में पी ए है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स, तो y एक्सिस पे आपने पी ए लेना है, x एक्सिस पे आपको क्या लेना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो है आपका क्या होने वाला है, वो 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि ओरिजिन जो होता है वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0, और इसकी लास्ट स्टेज 1 होगी, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया हुआ था कि जो सोल्यूट और सोलवेंट का जो आपका मोल फ्रैक्शन का सम्स होता है 1 तक होता है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अब जैसे कि आपने रखा है, तो सपोज आपने फर्स्टली इसके अंदर क्या रखा कि एक्स ए की वैल्यू 0 रखी, तो 0 रखी तो पी ए इक्वल्स टू 0, नॉर्मली 0 हुआ, तो पी ओ 0 होगा तो वो यहाँ ना कहीं ना किसी पॉइंट पे यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद में आपने क्या रखा है इसका कि एक्स ए की वैल्यू क्या रख रहे हैं यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तो पी ए इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं यहाँ पे पी नोट ए मल्टीप्लाई 1, तो पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए, तो यानी कि आपका पी ए की तरह आपका पी नोट ए होगा। जब पी ए इस पॉइंट पे हो सकता है तो सपोज वो यहाँ पे पी नोट है यहाँ पे, तो इन दोनों लाइन जब भी कोई लाइन्स के 2 पॉइंट मिल जाएंगे इनको आप लोग
अटैच करा देंगे। अब इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन को समझ रहे हैं हम लोग। पी बी इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स बी, पी बी इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स बी। तो आप लोग इसका भी, अब देखिए यहाँ पे एक्स बी है, आप लोग सिमिलर रखोगे बी को, आप लोग इसको अपोजिट कर दो, यहाँ पे रख लो एक्स बी 0 ले लीजिए और यहाँ पे एक्स बी 1 ले लीजिए, नहीं तो सिमिलर ग्राफ बन जाएगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं तो मुझे अलग ग्राफ बनाने से अच्छा है कि मैं इसी में दोनों ग्राफ बना दूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स। तो सिमिलरली आपको पता है कि y एक्सिस पे तो आपका क्या आने वाला है पी बी, तो इसके लिए y एक्सिस ये है, और यहाँ पे जब हमारा पी बी आने वाला है तो x एक्सिस पे क्या है एक्स बी, वो हमने लाइक किया हुआ है। तो नॉर्मली मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ कि सबसे आपको पहले फर्स्टली इसके अंदर क्या रखना है। तो आप लोग किसकी रेस्पेक्ट में निकालते हो, पहले एक्स बी बराबर 0 रखो इसके अंदर। जैसे आप पी बी इक्वल्स टू पी नोट ए मल्टीप्लाई एक्स बी की वैल्यू मैंने रखी 0, तो पी बी इक्वल्स टू कितना होने वाला है 0। तो इसका मतलब वो पी बी यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, जैसे ना पी बी यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो अब ऐसे ही करके मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ 1, तो आपका पी बी इक्वल्स टू क्या होना, पी नोट ए, यहाँ पे आपका एक्स बी हुआ, तो पी बी इक्वल्स टू पी नोट ए मल्टीप्लाई 1, तो पी बी इक्वल्स टू कितना होगा पी नोट ए। बोलो बात समझ में आता है। तो यानी कि आपका भी पी बी कोई पॉइंट की तरह है, जब यहाँ पी बी है तो सिमिलरली कहीं पे नहीं कहीं पी नोट ए होगा। सपोज वो यहाँ पे है, अब दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, आप लोगों ने यहाँ पे समझा क्या, पी बी, यहाँ पे भी आपका पी बी, सॉरी ये पी बी था, ये भी पी बी था, ये भी पी बी, तो पी बी इक्वल टू पी बी नोट, तो यहाँ पे आपका क्या होगा पी बी। तो इन दोनों लाइन को आप लोग मिला सकते हैं। आप लोग अब इसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे आप इसको सोल्व करोगे, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन बची है। थर्ड इक्वेशन को देख लीजिए, इसको आप कंपेयर कीजिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे तो पीटी होगा, वाई एक्सिस पे तो पीटी होगा। अब नॉर्मली बात है कि मैं इसके बारे में इसको जानने जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, नॉर्मली बात है मैं इसकी वैल्यू, इसके पॉइंट निकाल लेता हूँ। तो पीटी निकालना है कि पीटी का पॉइंट कौन कौन सा होगा, पीटी कौन कौन से पॉइंट का होगा। तो मैं फर्स्टली इसके अंदर क्या रख रहा हूँ, एक्स ए इक्वल्स टू 0 रख रहा हूँ, क्योंकि हमें पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी, और यहाँ पे क्या करने वाले हो आप लोग एक्स ए की मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो एक्स ए, तो जैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे एक्स ए की यहाँ पे लेके आओगे, तो यहाँ पे 0 रखा प्लस पी नोट बी, तो यहाँ पे क्या आया पी टी इक्वल्स टू पी नोट बी, निकल के आया कि क्योंकि ये पूरी टर्म्स 0 होगी ना, तो पी टी का एक पॉइंट कहाँ पे निकल गया, पी नोट बी पे निकल के आया। आप देख लीजिए, अब दूसरा पॉइंट भी निकालना है, दूसरा पॉइंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप, तो एक्स ए इक्वल्स टू 0 रखा था, अब की बार एक्स ए इक्वल्स टू 1 रखो, इसके अंदर एक्स ए इक्वल्स टू 1 रखो। जैसे आप लोग एक्स ए इक्वल्स टू 1 रख रहे हो, इसके अंदर एक्स ए इक्वल्स टू 1 रखो, तो पी टी इक्वल्स टू क्या होगा पी नोट ए माइनस पी नोट बी मल्टीप्लाई एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे 1 रखोगे, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस पी नोट बी। ओके, अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो पी टी इक्वल्स टू क्या होगा पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी। अब जैसे आप लोग पी नोट बी के बारे में कंसेप्ट कर रहे हो, तो पी नोट बी से पी नोट बी कट हो गया, तो पी टी इक्वल्स टू कितना हो गया पी नोट ए। बोलो बात समझ में आते हो। तो पी टी का दूसरा पॉइंट कहाँ पे आया आपका पी नोट ए पे आया। जब दोनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं तो इन दोनों पॉइंटों को हम मिला सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, दोनों पॉइंट आ चुके हैं और आप लोग ये अच्छी तरह समझ में आ गया। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो गाइज आप इसको ध्यान से देखें, ग्राफ में आपको आप उसको बार बार वीडियो को देखते रहें और अच्छी तरीके से उसको देखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।